हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम बढ़ रहे हैं आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में और हमारा क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है आदिकाल। और आदिकाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य की तीसरी क्लास, और जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ बात। और क्लास 13 चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके पहले क्लास 12 तक हो चुकी है। सभी क्लास अच्छे से नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इन क्लासों को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। ये क्लास किसके लिए उपयोगी है? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां जहां हिंदी साहित्य आता है वहां के लिए पावरफुल क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित कुछ तथ्य हम यहाँ पे बचे हुए हैं वो देखने वाले हैं। जैसे आपने देखा था कि पृथ्वीराज रासो पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। ये सारी बातें अति महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मतलब हमने पूरी तरीके से देख लिया है कि नायक कौन है, नायिका कौन है, कब रचित हुई, किसने किसकी रचना है, सारी बातें हमने जान ली है, प्रमाणित अप्रमाणित सब कुछ। फिर भी उसके बाद भी मोस्ट क्लास है भी, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो देखिएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। बार बार क्लास को देखो और अच्छे से रिवाइज करो और नोट्स बना लो शानदार, बस फिर जीत आपकी पक्की होगी। बस अभी से कंटिन्यू रहना पड़ेगा बस इसके लिए, ठीक है ना। अभी से तैयार हो जाओगे ना तो भर्ती के पहले पहले पूरी तरीके से आप तैयार हो जाओगे, अगर अभी से ही आप लिखते हो और बार बार नोट्स बनाते हो और बार बार रिवाइज करते हो तो, ठीक है ना। ये सारे काम अभी निपटा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर तो लास्ट में तो केवल रिवाइज का काम होना चाहिए फिर, ठीक है। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो देखो, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। अगली लाइन देखिएगा, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आगे देखते हैं, देखो ये वाला पॉइंट देखो, पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? वूलर थे। इंपोर्टेंट, याद रखना। देखो, पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले पहले प्रथम विद्वान का नाम पूछा जाए तो क्या है प्यारे दोस्तों? वूलर। फिर देखो, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? मतलब पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो F.S. ब्राउच ने किया था। किसने किया था? F.S. ब्राउच ने किया था, F.S. ब्राउच ने। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण लिखने वाले, पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? बिम्स। कौन थे प्यारे दोस्तों? उनका नाम था बिम्स, है ना। देखो गजब के फैक्ट, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप मतलब इस लेवल की तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल जीरो से लेके हाईएस्ट लेवल तक हम पढ़ रहे हैं, नो फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। बस मैंने बोल दिया कि बार बार रिवाइज करना और अच्छे से नोट्स बनाना, बस इन दो बातों का ख्याल रखना। अपने आप को बहुत विजय पाओगे आने वाले वक्त में। आप आगे जब देखोगे ना, अपने आप को तैयार जब हो जाओगे पूरी तरीके से, तो आपको खुद को लगेगा कि हम वाकई क्या पढ़े हैं। बहुत कुछ पढ़ जाओगे आप। धीरे धीरे क्लासें लगातार लेते रहो, ठीक है ना। जैसे ही जिस दिन हमारा रन रहेगा, जिस दिन आपका मेज रहेगा, मतलब जिस दिन आपकी परीक्षा रहेगी, उस दिन अपने आप को सबसे मजबूत पाओगे आप। इस बात का ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? बिम्स। फिर देखो आगे बात करें, पृथ्वीराज रासो के सर्वप्रथम प्रकाशन का आरंभ, पृथ्वीराज रासो के सर्वप्रथम प्रकाशन का जो आरंभ है 1883 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशन का आरंभ हुआ। फिर आगे बात करें, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान थे मुनि जिन विजय। कौन थे प्यारे दोस्तों? मुनि जिन विजय थे। तो यहां से हमने अच्छे अच्छे फैक्ट देखे हैं और आगे देखेगा, मतलब आज ये पूरा निचोड़ है एक तरह से क्लास का। फिर देखो, पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण मत की बात करते हैं। अब पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो भी विविध मत दिए हैं,
ये इतिहासकार विद्वानों के नाम है इधर की साइड पे, और इन्होंने जो मत दिया है, इसका जो नाम दिया है पृथ्वीराज रासो का, वो सारी बातें इधर है। चलो अच्छे से नोट्स बनाना, ऐसे कैसे ही बार बार बोलता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस क्लास से पूरी तरह प्रॉपर से जुड़ चुका है उनको मैं दिल से बोल रहा हूं कि आप अच्छे से विश्वास रख के बार बार रिवाइज करना और अच्छे से नोट्स बना लेना, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाओगे आप सभी। ठीक है, फिर देखो, क्योंकि आपको पता है चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जब से बुक्स हटी है तब से बहुत बड़ा रोल है किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का। सेकंड ग्रेड के अंदर पूरे के पूरे 80 नंबर के लगभग, मतलब 40 क्वेश्चन भी आते हैं तो 80 क्वेश्चन इसके ही बनते हैं। ठीक है ना, अच्छा वेटेज है आज के टाइम पे। तो फिर देखो, इतिहासकार और विद्वान की बात करें, इसलिए आपका मजबूत होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और आपका कहानी वाला पार्ट। आगे निकलना है तो व्याकरण तो आप लगभग ओवरऑल बच्चों का अगर हिंदी विषय है तो व्याकरण तो आता है विद्यार्थी को, बार बार पढ़ता भी रहता है कंपटीशन में, पर ये वाली चीज क्या हो जाती है, अलग से हो जाती है, तो पर्टिकुलर इसके लिए तैयारी करता है वही आगे रहता है प्रॉपर। ठीक है, अभी से पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार याद करो, क्योंकि आपको पता है लास्ट में तो फिर वही महत्वपूर्ण पढ़ोगे आप। ठीक है ना, इसलिए अभी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे क्लास में बात करते हैं। इतिहासकार और विद्वान की बात करें तो कौन सा मत किसने दिया, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या बोला है, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा है और जाली ग्रंथ भी कहा है। फिर देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित कहा है, इसको क्या बोला है, सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है, ऐसा भी बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और लीला काव्य का उत्तम निर्देशन भी बोला है, इधर लिख रहा है देख लो, लीला काव्य का उत्तम निर्देशन भी बोला है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सुख सुखी संवाद के रूप में मैंने बताया था कि इस रचना के अंदर मतलब पत्नी प्रश्न पूछ रही है और वहां पे पत्नी प्रश्न पूछ रही है और पति यहाँ पे उत्तर दे रहा है, तो वाला है सुख सुखी संवाद। फिर देखो, डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या बोला है, इसको घटना कोश बोला है, किसको, पृथ्वीराज रासो को। कर्नल टोड ने क्या बोला है, ऐतिहासिक ग्रंथ बोला है, युगीन विश्व इतिहास बोला है, किसने, कर्नल टोड ने। बच्चन सिंह जी ने क्या बोला है, बच्चन सिंह जी ने इसको राजनीतिक महाकाव्य कहा है। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने बोला प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना बच्चन सिंह जी ने। फिर देखो, नरोत्तम स्वामी ने क्या बोला है, मुक्तक रचना बोली है, क्या बोली है, मुक्तक रचना। नरोत्तम श्याम सुंदर दास ने क्या बोला है, विशाल वीर काव्य बोला है, क्या बोला है, विशाल वीर काव्य बोला है, किसने, नरोत्तम स्वामी ने। कितने बेहतरीन नोट्स हैं, बिल्कुल निचोड़ है। ठीक है ना, डिटेल तो आप पूरी पढ़ी ली हो इसके पहले वाली क्लास में। बच्चन सिंह की बात करें, राजनीतिक महाकाव्य बोला है, नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक रचना कही है, श्याम सुंदर दास ने विशाल वीर काव्य कहा है प्यारे दोस्तों, क्या कहा है, विशाल वीर काव्य है। और श्याम सुंदर दास जी ने वीर काव्य कहा है, इनको विशाल वीर काव्य या वीर काव्य। उदय नारायण तिवारी ने वीर काव्य कहा है, जो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है वही उदय नारायण तिवारी ने कहा है। गुलाब राय ने प्यारे दोस्तों स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। तो किसने क्या बोला, वो सारी बातें यहाँ आ गई। पहले आपको इस तरह से पढ़ना होता है, उसके बाद ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन किया करो, फिर आएगा आपको मजा करने का। ठीक है ना, तब आएगा आपको लगेगा कि आपको कुछ आ रहा है ऑप्शन के अंदर, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने का। फिर देखो, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी का पहला काव्य कहा है, इसे क्या कहा है, हिंदी का पहला काव्य कहा है, किसने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। गारसादा तोसी ने क्या कहा है, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है ये। ठीक है ना, किसने बोला है, गारसादा तोसी ने। फिर देखो, नित्यानंद तिवारी ने क्या बोला है, रोमांचक आख्यान कहा है इसको, किसने बोला है, नित्यानंद तिवारी ने क्या बोला है, रोमांचक आख्यान। गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा ने क्या बोला है, अनैतिहासिक ग्रंथ बोला है, क्या बोला है, अनैतिहासिक ग्रंथ बोला है। नामवर सिंह ने क्या बोला है, कथानक रूढ़ियों का कोश कहा है, किसने, नामवर सिंह ने। ठीक है, और देखो, वृद्ध महाभारत किसने बोला, दशरथ शर्मा ने। वृद्ध महाभारत किसने बोला है बताओ, दशरथ शर्मा ने बोला है। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, वृद्ध महाभारत जो बोला है वो किसने बोला, बोलिए, दशरथ शर्मा ने। महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है, ऐसा किसने बोला, डॉक्टर नगेंद्र ने। महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है, ऐसा किसने बोला बताओ, डॉक्टर नगेंद्र जी ने बोला है। और वृद्ध महाभारत किसने बोला, दशरथ शर्मा ने। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना। देखो, क्योंकि जो भी आप एग्जाम देने जाते हो, देखो छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, हर एग्जाम 4200 ग्रेड पे से ऊपर का होता है, तो पेपर भी उसी तरीके से बनता है, तैयारी भी उसी तरह से आपकी होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर देखो आगे बात करें, पृथ्वीराज रासो को
महाकाव्य स्वीकार करते हुए भी इसे महाकाव्य के रूप में अस्वीकार करते हैं। इस लाइन का ध्यान रखना, ऐसा किसने कहा, कौन करते हैं ऐसे? उदय नारायण तिवारी। पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य स्वीकार करते हुए भी इसे महाकाव्य के रूप में अस्वीकार कौन करते हैं? उदय नारायण तिवारी। महाकाव्य किस किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य माना है इसको, मोतीलाल मेनारिया ने माना है, विपिन बिहारी त्रिवेदी ने माना है, गुलाब राय ने, इन्होंने क्या माना है? इसको महाकाव्य माना है। आगे बढ़ते हैं, देखो पृथ्वीराज रासो की भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आ गए हैं। अब क्या आ गए हैं? भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, देखो आज की क्लास हो सकती है आपको काफी ये लगे कि नाम ही नाम आ रहे हैं, पर इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब भाषा के बारे में क्या क्या, किसने क्या क्या बताया है, कौन कौन सी भाषा बताइए, वो देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं ऊपर की साइड पे बात कर रहा हूं, समझना बात को। रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा मिश्रित है, ऐसा कहने वाले कौन है? अच्छे से समझना, नोट्स को वैसे बनाना, ठीक है। देखो भाषा की बात करें तो रासो की भाषा, इस रासो की भाषा मिश्रित है, ऐसा किसने कहा है? विपिन बिहारी त्रिवेदी ने। किसने कहा है? रासो की भाषा मिश्रित है, ऐसा कहने वाले कौन? विपिन बिहारी मिश्रित है। किन्होंने माना ऐसा? विपिन बिहारी त्रिवेदी ने। चलो आगे बात करें अब अगले पॉइंट पे। इधर देखिएगा ये सारे नाम, आप ये वाले देखो, अब मतलब सभी भाषा से संबंधित मत बोले हैं सबने अलग अलग। देखो रासो की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। रासो की भाषा अपभ्रंश भी बताई है। किस किसने बताई? उनके नाम ये आ गए हैं इधर, ठीक है। देखो मुनिजिन विजय ने क्या बताई? अपभ्रंश। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने भी क्या बताई? ये अपभ्रंश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या बताई? इस रासो की भाषा अपभ्रंश। दशरथ शर्मा ने भी क्या बताई? ये अपभ्रंश। और सुनीति कुमार चटर्जी ने भी क्या बताई प्यारे दोस्तों? अपभ्रंश बताई है। मतलब ये अपभ्रंश बताने वाले वही हैं सारे जो मैंने आपको पढ़ाए थे अप्रमाणिक में, अर्ध प्रमाणिक में कि सुन मुनि पढ़ाया था आपको मैंने, सुन मुनि 10,000 रुपए दो वाला चीज, वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं? रासो की भाषा अपभ्रंश मानने वाले के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखना है। मतलब समझ में तो आ रहा है ना कि क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में जो भी मत आए ना, तथ्य आए उनके बारे में। मान लो किसी ने मिश्रित भाषा कही है तो किसने कहा है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा अगर अपभ्रंश है तो किसने कहा है? मुनिजिन विजय ने, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दशरथ शर्मा ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। और ये वाला क्वेश्चन इधर देखिएगा आप कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा बताई है, भाषा रासो की भाषा डिंगल बताई है, डिंगल या राजस्थानी है ना। रासो की भाषा डिंगल बताई है। किसने किसने बताई है? ये देखो इधर मोतीलाल मेनारिया ने और रामकुमार वर्मा ने क्या बताई है? रासो की भाषा डिंगल बताई है। अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया हुआ सारा, ठीक है ना। देखो अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा मिश्रित किसने बताई है पूछे तो विपिन बिहारी त्रिवेदी बताना है, ठीक है ना। और अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश पूछे तो ये व्यक्ति हैं मुनिजिन विजय, मथुरा प्रसाद दीक्षित, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने रासो की भाषा अपभ्रंश बताई है। फिर आपसे पूछे अगर कि पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है तो बताने वाले मोतीलाल मेनारिया और रामकुमार वर्मा जी हैं, ठीक है ना। और इधर बात करें, देखो सर्वप्रथम भाषा का जो अध्ययन किया ना वो किसने किया है? एफ.एस. ब्राउन ने। किसने किया है? एफ.एस. ब्राउन ने किया है। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, नोट्स आपको अच्छे से ही बनाना है। फिर देखो आगे की तरफ बात करें कि भाषा, रासो की भाषा पिंगल भी बताइए, है ना। रासो की भाषा क्या बताई है? पिंगल भी बताइए, मतलब ब्रज, ठीक है। देखो डिंगल के साथ ये क्या है? राजस्थानी, और पिंगल के साथ क्या है? ब्रज। देखो रासो की भाषा की बात करें, पिंगल किसने बताई है? गिरियसन ने बताई है, शुक्ल जी ने बताई है, श्याम सुंदर जी ने बताई, मिश्र बंधु ने बताई है, टस्सी टरी ने बताई है, नामवर सिंह ने, बिहारी त्रिवेदी ने, एफ.एस. ब्राउन ने, और राम रतन भटनागर ने, और धीरेन्द्र वर्मा ने, और उदय नारायण तिवारी ने। देखो दोस्तों इनको बस एक नज़र में नज़र रखनी है कि भाई हाँ ये चीज़ें भी हैं सिलेबस में, ठीक है ना। बाकी जो मैं आपको गौर करके जो ट्रिक से याद कराता हूँ ना कि हाँ ये तो पक्का याद करना, वो पक्का याद करना ही है। यहाँ तो केवल आपको ही जान लेना है कि हाँ रासो की भाषा डिंगल भी बताई है इन्होंने, और रासो की भाषा पिंगल बताई है इन्होंने, और रासो की भाषा अपभ्रंश बताई है इन्होंने, और रासो की भाषा मिश्रित बताई है इन्होंने। अगर ये सब चीज़ पढ़ के निकल जाओगे तो समझ लीजिए कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है फिर, ठीक है ना। फिर एग्जाम में आपको पूरी तरह से पूरे नंबर के लिए तैयार रहोगे, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने सारा बात बता दिया है। अब सर्वप्रथम अध्ययन की बात करें ना तो एफ.एस. ब्राउन ने किया है। किसने किया है? एफ.एस. ब्राउन ने। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो
आगे की तरफ बात करें, ये सारा हमने पढ़ लिया है, डबल पेज लग गया ये। चलो आगे देखते हैं। अब पृथ्वीराज रासो से संबंधित पुस्तकें, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो से संबंधित पुस्तकें, मतलब कहा ना मैंने कि इस गिलास के बाद आपको इधर उधर कहीं किताबों में खंगोलने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लोगे ना बहुत पर्याप्त रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इससे ज्यादा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इससे ज्यादा पढ़ना भी है क्या, और इससे ज्यादा पढ़ोगे भी क्या, फिर यही पढ़ना ठीक है। इससे आपका अच्छी तरह से पूरा तरह काम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा ना, अगर आपने यहाँ पे मेरे द्वारा अगर मान लीजिए आपने आदिकाल पढ़ लिया तो समझ लीजिए आदिकाल से आने वाला क्वेश्चन हमारे रजिस्टर में फिट है, तो आप उसको बार बार पढ़े प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका पक्का नंबर तय है कि आपका क्वेश्चन वो गलत होने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो ही तो आप सभी से आगे रह पाओगे। देखो सभी के सामने यूट्यूब है, सभी के सामने क्लासें होती हैं, सभी के पास में कंटेंट होता है, सब कुछ होता है, फिर भी विद्यार्थी उतना पीछे आगे अंतर क्यों होता है? वही है कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। देखो जो बार बार पढ़ता है, इन चीज़ों को रिवाइज करता है, अपने आप को खपाता है, अपने आप का समय देता है पढ़ाई को, तभी आगे निकल पाता है, ठीक है ना। चलो देखो आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित पुस्तकों के बारे में। मैं चाहता हूं आप जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो आपको प्यारे दोस्तों, तो आप इसी तरह से अध्ययन करते हुए चले जैसे मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। और अपने स्तर पे आपका फर्स्ट पेपर भी आप तैयार रखें। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो फर्स्ट पेपर तो आपका चाहिए ही सही, जीके वाला, वो अच्छे से तैयार रखें प्यारे दोस्तों। अगर आपको फर्स्ट पेपर में डर लगता है तो आप टारगेट क्लासेस कोटा का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फर्स्ट पेपर की बहुत ही शानदार, वहाँ पे फिर आप वो चिंता मेरी हो जाती है वहाँ आने के बाद, ठीक है। पर पहला अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, साहित्य पर्याप्त है जो पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पर्याप्त है प्यारे दोस्तों। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूं उसी को आप बार बार रिवाइज करें, तो आगे समझने वाले बिल्कुल समझ जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। क्योंकि जिनको पढ़ना होता है वो सब समझ पा रहे होंगे, फिर भी देखो कोई नए होते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता क्या चीज सही चल रही क्या नहीं चल रही है। तो इसलिए आप अच्छे से बार बार नोट्स बनाएं, ये मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि लास्ट में इनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऑप्शन वाले प्रश्न सब कुछ करवाने वाला हूं, पहले इन सब चीजों से अपन तैयार हो जाएं, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो से संबंधित पुस्तकों की बात करें हम तो देखें, स्टडीज, पुस्तक का नाम है स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई। ऐसे जब आएगा ना प्रश्न तो फिर हर एक को नहीं आता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई, कौन है बताओ, कौन है इसके लेखक? बिम्स। कौन है प्यारे दोस्तों? बिम्स हैं। स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई कौन है बताओ? बिम्स हैं। इसके लेखक कौन है? बिम्स हैं। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की है। किसकी है प्यारे दोस्तों? नामवर सिंह की। पूछा जाए कि स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई किसकी है? बिम्स की है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य किसकी है? नामवर सिंह की है। फिर चंद्रबरदाई और उनका काव्य, ये किसकी है? विपिन बिहारी त्रिवेदी की है। देखो पुस्तकें सारी कितनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चंद्रबरदाई और उनका काव्य कौन है इसके लेखक प्यारे दोस्तों? विपिन बिहारी त्रिवेदी हैं। फिर आगे बात करें, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किसने किया, मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार के लेखक के कविराज मोहन सिंह हैं और लेख राजस्थान भारती 1946 में प्रकाशित है। रासो संरक्षा किसकी है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की है। किसकी है प्यारे दोस्तों? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की है। तो एक बार इन पुस्तक के लेखक आप देख लीजिए। स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई पूछे तो बिम्स बताना है। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य बताना है तो नामवर सिंह बताना है। चंद्रबरदाई और उनका काव्य पूछे तो विपिन बिहारी त्रिवेदी बताना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार वाली पूछे तो कविराज मोहन सिंह बताना है। और रासो संरक्षा पूछे तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या बताना है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हुई आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों, और पृथ्वीराज रासो से संबंधित आपने सभी महत्वपूर्ण तथ्य जाने। हो सका तो अगली क्लास में फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हुए हैं अभी, कि कौन से लेखक ने क्या कथन बोला है प्रामाणिकता के बारे में, सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। क्योंकि अभी फुर्सत का जो समय है ना, ये बार बार नहीं आता है लौट के, ठीक है ना। उस समय बस किताबें होती सामने, पता नहीं चल पाता है लास्ट में कि पढ़ना क्या क्या है मेरे को, ठीक है। जैसे चल रहे हैं बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते जाओ, ये समय लौट के नहीं आएगा वापस। क्योंकि जो समय मिल रहा है ना, बहुत ही पावरफुल समय है अभी वाला। अभी जो तैयारी होती है लास्ट में टीचर भी उतनी तैयारी नहीं करवा पाता जो इस समय होती है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में आपको पता है
देखो इतने कम समय में क्या पढ़ा जा सकता है, उस समय पे केवल वही पढ़ाया जाता है जो पेपर के दृष्टिकोण से सही होता है, ठीक है ना। और अभी क्या पढ़ाया जाता है, पूरे पेपर के दृष्टिकोण में जो सही होता है, मतलब पूरे पेपर की तैयारी होती है अभी से। मतलब पूरे अगर 40 क्वेश्चन साहित्य का आए तो ऐसी पकड़ हमारी बने कि 40 क्वेश्चन हमें वहाँ आने चाहिए, चाहे वो हमारी पढ़ाई कम हो उसकी वजह से गलत हो जाए वो बात अलग है, पर वो सभी प्रश्न हमारी नज़र से निकले हुए ही होने चाहिए। तैयारी मजबूत रहेगी, जोरदार रहेगी, तो ही सबसे अलग पाओगे अपने आप को। और सिलेक्शन तो पक्का होना ही रहता है जब देखो मेहनत करते हैं तो। मेहनत करने वालों का किसका नहीं होता है, सबका होता है, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो वीडियो को चला के देखना, फिर वापस बंद करना, फिर दूसरा चला लिया उसको देख लिया बंद करना, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन शुरू से लेकर एंड तक जो क्लास बनाता है, लिखता है, पढ़ता है, बार बार रिवाइज करता है, तो ही सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबा दिया व्यू तो उसमें आ जाता है जब क्लास में आप बटन दबाओगे जिसमें, ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन सबने पूरी क्लास पढ़ ली है, ठीक है, कि वो तो खुद को ही पता है कि मैंने कितना पढ़ा है। तो आप शुरू से लेके एंड तक पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।